आईआईटी लखनऊ का दूसरा कॉन्वोकेशन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 317 मेधावियों को मिलेगी उपाधि, 7 स्टूडेंट्स को गोल्ड मिलेगा। पीएम मोदी करेंगे एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। 30 देश करेंगे मंथन, जारी होगा घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ सीएम के शपथ ग्रहण में आएंगे मोदी और शाह। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 को कार्यक्रम। 2 डिप्टी सीएम सहित 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल संभव। आज मिल जाएगा राजस्थान को नया मुख्यमंत्री। महिला या सामान्य वर्ग से हो सकता है अगला सीएम। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण। जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल डिप्टी सीएम, तोमर होंगे स्पीकर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे होगा पूजन। 17 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे अनुष्ठान। कई वीवीआईपी को न्योता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। आप देख रहे हैं देश के बात और रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों पर, जहां 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दूसरे दिन का लखनऊ दौरा है आज। 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन है आज। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन है आज। राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। कार्यक्रम को लेकर बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। बता दें कि दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस कार्यक्रम को देखते हुए यातायात व्यवस्था भी बदली गई है। बता दें कि सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेगा रूट डायवर्जन। प्रतिबंधित मार्ग पर एम्बुलेंस को निकलवाएगी ट्रैफिक पुलिस। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन है आज। राष्ट्रपति मुर्मू विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कार्यक्रम को लेकर बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेगा रूट डायवर्जन। वहीं बता दें कि रूट डायवर्जन के बाद भी प्रतिबंधित मार्गों पर एम्बुलेंस को निकलवाएगी ट्रैफिक पुलिस। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन है आज। बता दें कि राष्ट्रपति लखनऊ दौरे पर है, जहां पर उनके दौरे का दूसरा दिन है आज, जिसमें राष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हुई नजर आएंगी। IIIT के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। IIIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के यातायात व्यवस्था भी बदली गई है। राष्ट्रपति कार्यक्रम में शामिल होंगी, इसको लेकर के यातायात व्यवस्था बदली गई है, जिसमें सुबह 10 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक रूट डायवर्जन रहेगा। वहीं बता दें कि प्रतिबंधित मार्ग पर एम्बुलेंस को ट्रैफिक पुलिस निकलवाएगी। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। नोएडा से लखनऊ तक 10 डिग्री नीचे आया पारा। नोएडा से लखनऊ तक 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। मुजफ्फरनगर में सबसे कम 5 डिग्री तापमान किया गया रिकॉर्ड। अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का जताया जा रहा है अनुमान। बरेली में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। नजीबाबाद में 7.2 डिग्री, कानपुर नगर में 9.4 डिग्री रहा पारा।
लखनऊ में 9.8 डिग्री, वहीं फुर्सतगंज में 8.5 और शाहजहांपुर में 8.9 डिग्री पारा रहा। मेरठ में 6.5, चुर्क में 9.8 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं की वजह से सर्दी बढ़ती नजर आ रही है। तापमान में गिरावट देखी गई है, जहां पर नोएडा से लेकर लखनऊ तक 10 डिग्री नीचे आया पारा। मुजफ्फरनगर में सबसे कम 5 डिग्री तापमान किया गया दर्ज। अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बरेली में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया है। नजीबाबाद में 7.2 और कानपुर नगर में 9.4 डिग्री रहा पारा। लखनऊ में 9.8, फुर्सतगंज में 8.5, शाहजहांपुर में 8.9 डिग्री पारा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। नोएडा से लखनऊ तक 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। मुजफ्फरनगर में सबसे कम 5 डिग्री तापमान किया गया रिकॉर्ड। अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है। खबरें अभी और भी है, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर, जहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दूसरे दिन के लखनऊ दौरे पर है। बता दें कि आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन है आज। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, देखा जाए तो आज राष्ट्रपति के दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें वो आईआईटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और जाहिर तौर पर राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और रूट डायवर्जन भी विशेष तौर पर किया गया है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जो राष्ट्रपति है 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची है और कल शाम को डिवाइन हॉस्पिटल गई थी। वहां पर कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था। आज करीब 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ट्रिपल आईटी के छात्रों को मेडल देंगी। इसमें लगभग 300 से अधिक छात्र जिनको मेडल देकर राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी, जिसके लिए 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक उनका प्रोग्राम वहां पर है। तो बात की जाए पुलिस व्यवस्था की, तो कल से ही जो राजधानी लखनऊ है उसको अवैध किला बनाया गया है। जगह जगह जो है पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, साथ ही साथ रूट डायवर्जन भी किया गया है। तो जिस तरह आज दीक्षांत समारोह में जो शामिल होंगे राष्ट्रपति, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारी है। और कल शाम को जो राष्ट्रपति मुर्मू ने लखनऊ की काफी तारीफ की थी। जी आज जो है उनका इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में छात्रों को वो मेडल देकर सम्मानित करेंगे। जी, साथ ही जैसे कि आपने बताया कि छात्रों को मेडल देके आज राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे और जाहिर तौर पर दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। तो इसके अलावा क्या राष्ट्रपति के अन्य भी कोई कार्यक्रम है? जी देखिए, आज उनका यही मुख्य कार्यक्रम है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। कल जो उनको डिवाइन हॉस्पिटल में कार्यक्रम में शामिल होना था, उन्होंने भाग लिया है और आज उनका यही मुख्य कार्यक्रम है। इसके बाद वो राजभवन पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल। और पवन, देखा जाए तो साथ ही राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए तमाम जितने भी रूट हैं उन्हें भी डाइवर्ट किया गया है और इसके बाद ये भी खबर सामने आ रही है कि एम्बुलेंस को ट्रैफिक पुलिस निकलने का रास्ता देगी। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि जो रूट डाइवर्जन किया गया है, आम जो गाड़ियां हैं उसको उधर से निकलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो वीआईपी जो एम्बुलेंस है, क्योंकि उसमें जो मरीज रहते हैं उनके लिए जो समय है वो काफी कीमती होता है और उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी
रूट डाइवर्जन किए गए हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी स्थिति में कोई भी एम्बुलेंस उस रास्ते से निकलती है तो उसको रोका नहीं जाएगा और एम्बुलेंस के लिए जो है रास्ता दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का रूट डाइवर्जन जो है वो लागू नहीं होगा और एम्बुलेंस को निकलने के लिए रास्ता दिया जाएगा। ये सरकार की अच्छी पहल है, क्योंकि जो मरीज एम्बुलेंस में होता है उसके इमरजेंसी में है, उसके लिए समय पूर्ण है और वीआईपी कल्चर में फंसकर कई बार जो मरीज हैं वो अपनी जान तो अपनी जो है उनकी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई भी के समय भी जो है एम्बुलेंस वहां से निकाली जाएगी। जी बिल्कुल, देखा जाए तो सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से ये काफी अच्छा फैसला लिया गया है, जिससे मरीजों को जो है वो परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है, जिसमें राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल होंगे और मेधावियों को, छात्रों को मेडल और डिग्री देंगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से पहले से ही तमाम तैयारियां की गई थी, जिसमें आज भी दौरे के दिन तमाम रूट डाइवर्जन किए गए हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि एम्बुलेंस को निकलने का रास्ता दिया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। नोएडा से लखनऊ तक 10 डिग्री से नीचे आया तापमान। मुजफ्फरनगर में सबसे कम 5 डिग्री तापमान किया गया रिकॉर्ड। मुजफ्फरनगर में सबसे कम 5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। बता दें कि अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है। बता दें कि बरेली में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। नजीबाबाद में 7.2 और कानपुर नगर में 9.4 डिग्री रहा पारा। वहीं लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 9.8, फुर्सतगंज में 8.5 और शाहजहांपुर में 8.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मेरठ में 6.5, चुर्क में 9.8 न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं की वजह से सर्दी बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर नोएडा से लखनऊ तक 10 डिग्री तक नीचे आया है तापमान। बता दें कि मुजफ्फरनगर में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि 5 डिग्री था। मुजफ्फरनगर का तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि सबसे कम था। वहीं बात अगर बरेली की करें तो बरेली में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा नजीबाबाद में 7.2, कानपुर नगर में 9.4 डिग्री रहा पारा। लखनऊ में 9.8, फुर्सतगंज में 8.5 और शाहजहांपुर में 8.9 डिग्री पारा दर्ज किया गया। मेरठ में 6.5 डिग्री, चुर्क में 9.8 डिग्री पारा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पछुआ हवाओं की वजह से ठिठुरन बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर मौसम में बदलाव देखा गया है। तेजी से मौसम में बदलाव दर्ज किया जा रहा है, जहां करीब 10 डिग्री तक पारा नीचे लुढ़क गया, जहां पर मुजफ्फरनगर में सबसे कम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 5 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं बरेली में न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया है। नजीबाबाद में 7.2 और कानपुर नगर में 9.4 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। लखनऊ में 9.8, फुर्सतगंज में 8.5 और शाहजहांपुर में 8.9 डिग्री पारा दर्ज किया गया। मेरठ में 6.5 और चुर्क में 9.8 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
तो बता दें कि तेजी से पारा लुढ़क गया है। बता दें कि पछुआ हवाओं की वजह से मौसम में बदलाव देखा गया है, जहां पर नोएडा से लखनऊ तक करीब 10 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। वहीं हमारे साथ तमाम जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, जहां पर लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी, मुजफ्फरनगर से संवाददाता आशीष यादव और मेरठ से संवाददाता राजू, नोएडा से मुनेंद्र शर्मा, बरेली से विवेक परासरी और कानपुर से अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे पवन आपका, राजधानी में देखा जाए तो किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है? क्या जो पारा है वो लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है? जी आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों के अंदर लगभग 6 डिग्री सेल्सियस पारा तापमान नीचे लुढ़का है। पहले जो तापमान था वो 15 डिग्री सेल्सियस था और जो कल का तापमान आया 9.8 डिग्री सेल्सियस आया है। दिन के समय में भी जो उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से पारा लगातार लुढ़क रहा है और दिन के समय जो धूप निकल रही है वो भी अब जो है बेअसर साबित हो रही है। तो जिस तरह से ये पिछले 3 दिनों में लगातार न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट हुई, उससे जो है कड़ाके की सर्दी लखनऊ में भी शुरू हो गई है। लगातार न्यूनतम तापमान लुढ़कते हुए 9.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ये तापमान जो है इस सीजन का पहली बार ऐसा हुआ जब न्यूनतम तापमान से नीचे आया है। तो कुल मिलाकर लखनऊ में भी अब कड़ाके की ठंडक के दिन शुरू हो गए हैं। दिन में भी जो ठंडी हवाएं चल रही है उससे दिन में जो धूप निकल रही है वो भी बेअसर साबित हो रही है। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो पारे में देखा जाए तो पारा लुढ़कता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और अब कहीं जाकर के सर्दी पड़ना शुरू हो रही है। मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, आपसे जानना चाहेंगे कि मेरठ में किस तरीके का माहौल है? मेरठ में जो तापमान है वो कितना देखा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से ठंड का स्तर बढ़ रहा है उससे लगातार दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के जिलों में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। जो पारा है वो लगातार लुढ़कता हुआ जा रहा है। मेरठ के अगर तापमान की बात करें तो मेरठ में 6.5 तापमान दर्ज किया गया है, यानी कि जो अब ठंड है, ठंड ने अपना ग्राफ बढ़ाना शुरू कर दिया और उससे कहीं ना कहीं अब आम जनता को परेशानी होने वाली जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से अब ठंड बढ़नी शुरू होगी उससे कोहरा भी आएगा और कोहरा बढ़ेगा तो जो आम लोग हैं, रोजमर्रा की मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके सामने परेशानी खड़ी होने वाली बिल्कुल सामने नजर आने वाली है। लेकिन इसको लेकर अभी मेरठ के जो तमाम अधिकारी है वो अलर्ट नहीं हुए, क्योंकि हर बार जब सर्दी आती है तो अलाव की व्यवस्था की जाती है, रेन बसेरों में तमाम जो व्यवस्था है वो की जाती है ताकि जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं उन्हें रेन बसेरों में शिफ्ट किया जा सके, वहां पर आराम से सो सके, नींद ले सके और उन्हें ठंड की वजह से कोई भी परेशानी ना हो। यानी कि अभी मेरठ के जो तमाम अधिकारी है वो ठंड को लेकर अलर्ट नहीं है, लेकिन जो ठंड ने अपना ग्राफ है वो लगातार बढ़ाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों की जो बर्फीली हवाएं है वो अब शुरू हो गई है और उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के आसपास का जितना क्षेत्र है, यानी कि पूरे यूपी की अगर बात करें तो यूपी में अब ठंड लगातार बढ़नी शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखा जाए तो तेजी से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। और साथ ही हमारे साथ नोएडा से संवाददाता मुनेंद्र जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि नोएडा में तापमान कितना दर्ज किया गया है और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, दिन का जो तापमान है अगर उसकी बात की जाए तो वो कैसा देखा जा रहा है? क्योंकि अमूमन दिन में धूप निकलती हुई नजर आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए मुनेंद्र। जी वंतिका, बताना चाहूंगा गौतम बुद्ध नगर के अंदर में अगर बात की जाए मौसम की, तो गौतम बुद्ध नगर में मौसम 2 तरीके का देखा जाता है। पहली चीज शहरी और ग्रामीण क्षेत्र। तो जो शहरी क्षेत्र है वहां पर आज का टेम्परेचर तकरीबन 9 सेंटीग्रेड के आसपास का मापा गया है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे तकरीबन 5 या 6 सेंटीग्रेड का तापमान देखा गया है। तो लगातार सर्द हवाएं बढ़ती जा रही हैं, दिन में धूप निकलती है, लेकिन जो मौसम जो टेम्परेचर है पिछले 1 हफ्ते की अगर बात की जाए तो 20 सेंटीग्रेड से लेकर के 10 सेंटीग्रेड के बीच का देखा गया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात की दिसंबर का ये महीना है, जबकि इस महीने में बहुत तेज सर्दी नोएडा में पड़ा करती थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते इस बार सर्दी थोड़ी सी कम है। वहीं मौसम बेसिकली प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से अभी तक मौसम को देख करके बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। ना कहीं अलाव की व्यवस्था है, ना ही कहीं रैन बसेरों की व्यवस्था है और ना ही प्रशासन की तरफ से जो लोग जिनके पास घर नहीं है, जो सड़कों पे सोते दिखाई देते हैं, उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की अभी तक तैयारी नहीं है। तो लगातार मौसम धीरे धीरे कम, जो टेम्परेचर है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज 9 सेंटीग्रेड है और उम्मीद है कि आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर टेम्परेचर अभी और कम होगा। जी
बिल्कुल, देखा जाए तो धीरे धीरे जिस तरीके से सर्दी की शुरुआत हो रही है उसके बाद कहीं ना कहीं तापमान जो है वो और लुढ़कता हुआ दिखेगा और पारा जो है वो भी कम होता दिखाई देगा, साथ ही कोहरा भी बढ़ेगा। और हमारे साथ बरेली से संवाददाता विवेक परासरी जुड़े हुए हैं। विवेक, आपका रुख करना चाहेंगे कि बरेली में किस प्रकार का रुख देखा जा रहा है, मौसम में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, बरेली का तापमान कितना दर्ज किया गया और साथ ही प्रशासन ने क्या कुछ अभी तक तैयारियां की हैं बदलते हुए मौसम को देखते हुए। देखिए, पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से पारा यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, कल भी यहाँ पे 5.5 न्यूनतम तापमान यहाँ पे रहा। और प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो ना तो कोई अलर्ट की अभी तक कोई व्यवस्था की है, ना कोई अलर्ट मोड यहाँ दिखाई दिया है। रैन बसेरों में भी कोई अभी तक फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तापमान अगले 4-5 दिनों में और नीचे जाने की संभावना है, दोपहर में धूप तो निकल रही है लेकिन वो धूप कहीं ना कहीं बेअसर दिखाई देती है इस तापमान के आगे। जिस तरीके से शीतलहर का प्रकोप यहाँ पे देखने कल लोगों को भी देखा गया कि गर्म कपड़ों की दुकान पर अचानक से भीड़ बढ़ी, यहाँ पर लोगों ने खरीदारी करना शुरू की। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आम जनता को इससे अभी परेशानी होने वाली है 4-5 दिन। बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता भी बदलते हुए मौसम के साथ और बढ़ती हुई ठंड के साथ परेशान होती भी नजर आएगी। कानपुर से संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर के क्या हाल है, कानपुर में इस प्रकार की ठंड देखी जा रही है, क्योंकि जितनी तेजी से मौसम बदल रहा है तो कानपुर में कितना तापमान दर्ज किया गया है। अनम्यूट कर लीजिए अमित, अनम्यूट कर लीजिए। कानपुर में जी बता दूं, आवाज आ रही मेरी? जी जी जी। कानपुर में 10 दशमलव से नीचे का भी तापमान दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिक एस एन पांडे की अगर माने तो उन्होंने बताया कि जो पश्चिमी हिमालय में बर्फीली हवाएं चली और पश्चिमी विक्षोभ के चलते ही यहाँ सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 5-6 दिन के अंदर बारिश तो नहीं होनी चाहिए लेकिन कोहरा ठिठुर सर्दी ऐसे में जो रैन बसेरे के लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कानपुर में अभी बसेरों को लेकर किसी प्रकार की प्रशासन ने तैयारियां नहीं शुरू की है। मौसम का पारा लगातार लुढ़कता है और जो धूप निकल रही है उसका असर भी लोगों को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो धूप निकलती है वो इतनी होती है कि उसका एहसास हो सके कि सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और कोहरे ने भी अपनी चादर पसेर दी है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यानी कि प्रशासन ने अभी तक किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है और साथ ही रैन बसेरों की भी अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है हमें तो जाहिर तौर पर। और हम आपको बता दें कि ठंड बढ़ रही है और मौसम भी बदलता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, नोएडा से लखनऊ तक करीब 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अमित, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रशासन अभी तक तैयारियां नहीं किया है, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो आगे चल करके प्रशासन इसको कुछ सुध लेता है या आने वाले 1-2 दिन में प्रशासन कोई तैयारी करता हुआ दिख सकता है? जी, हो सकता है कि कानपुर का नगर निगम अब 1-2 दिन के अंदर ही तैयारियां कुछ करे। पहले जैसे चौराहों पर अलाव रखवा दिए जाते थे, लकड़ियां लगवा दी जाती थी, ऐसा अभी कानपुर के प्रशासन ने नहीं किया है। हो सकता है कि सर्दी और बढ़े और कानपुर का प्रशासन जागे और गरीब जो लोग हैं इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाए, लेकिन फिलहाल अभी कानपुर के प्रशासन ने इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि कानपुर की जो सर्दी है वो रात में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दिन में तो उसका असर थोड़ा कम है लेकिन रात में इसका तापमान लगातार गिरता जा रहा है और कानपुर में जो पर अभी तक तो फिलहाल कोई तैयारी नहीं दिख रही है। आगे कानपुर का प्रशासन किस तरीके की तैयारी करता है वो देखना होगा। जी बिल्कुल, और साथ ही मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आशीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो कल जब तापमान दर्ज किया गया था तो मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा बताया जा रहा है, करीब 5 डिग्री सेल्सियस तक मुजफ्फरनगर का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर दिन की बात करें तो मुजफ्फरनगर में किस प्रकार का मौसम देखा जा रहा है, क्या दिन में भी उसी तरह की ठंड पड़ रही है या फिर दिन का तापमान थोड़ा सा सामान्य दिख रहा है?
ठीक है, तो आशीष से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन तिवारी का। पवन, देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है और ठंड की दस्तक हो गई है काफी समय पहले ही, और अब जो है वो ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और देखा जाए तो तमाम जिलों में अभी तक प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की है, रैन बसेरे या फिर जो अलगाव जलते हैं उसको लेकर के कोई तैयारी नहीं की गई है। लखनऊ में देखा जाए तो लखनऊ में क्या स्थिति देखी गई है? क्या प्रशासन लखनऊ में जो है तैयारी करता हुआ दिख रहा है? जी, आपसे बता दें कि जिस तरह से पिछले 3 दिनों में लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो नीचे आता जा रहा है और ठंडक जो है इसमें अपने प्रचंड स्वरूप में है, ठंडक काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो उसको लेकर जो अभी अधिकारी हैं उनको वो अभी तक नई जगह है, उसको लेकर अभी कोई तैयारियां सड़कों पर दिख नहीं रही है। जैसे बात की जाए अलाव की, तो किसी भी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे जो आने जाने वाले लोग हैं, स्टेशनों के पास जो लोग हैं, बस स्टेशन के पास जो लोग हैं, वो ठंड में जो है रात के समय ठिठुरने को मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ये साफ तरफ से लापरवाही जो सामने नजर है। साथ ही साथ जो रैन बसेरे अभी लखनऊ में बात की जाए तो पिछले साल यहाँ काफी संख्या में रैन बसेरे लगाए गए थे, लेकिन इस बार अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोग जो है सड़कों पर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है, क्योंकि अभी प्रशासन ने कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं शुरू की है। तो फिलहाल सरकार जो प्रशासन है अभी और अधिक ठंडी का लग रहा है इंतजार कर रहा है, जिससे जब कोई घटना हो उसके बाद ही प्रशासन जो जगता है वो अपनी पुरानी नीति पर लगा हुआ है। तो अभी तक फिलहाल राजधानी लखनऊ में ही अगर बात की जाए, जो राजधानी है यहाँ पर भी प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से दिख रही है। अलाव की कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, 1-2 जगह पर बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन उसमें भी इंतजामों की पूरी तरह से कमी है, जिससे लोग सड़कों पर सोना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और रैन बसेरे के अंदर नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो यानी कि जाहिर तौर पर तमाम जिलों में और राजधानी के साथ साथ तमाम जिलों में प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, प्रशासन की ओर से अभी तक कोई तैयारी नहीं की गई है, जो जाहिर तौर पर देखा जाए तो चिंताजनक स्थिति पैदा करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नोएडा से लेकर लखनऊ तक 10 डिग्री तक तापमान जो है वो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरीके से तेजी से सर्दी बढ़ रही है, प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी तैयारी हुई नहीं दिख रही है। आगे बढ़ेंगे खबरों में, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता दें, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य का बयान सामने आया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य का बयान सामने आया है। डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान आया है सामने। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य का बयान सामने आया है, जहां पर डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान आया है सामने। गर्भगृह के निर्माण का काम हो चुका है पूरा, कुछ इस प्रकार से अनिल मिश्रा ने दी है जानकारी। मूर्तियों के निर्माण का काम भी हो गया है पूरा। सीढ़ियों पर लगाया जा चुका है संगमरमर। रामलला के मंदिर का भूतल 95% बनकर तैयार। मंदिर पर कोटा के बीच में पत्थर लगाने का काम भी हो गया है पूरा। परिसर में होंगे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। सीसीटीवी की हो चुकी है वायरिंग। यूपी सरकार की ओर से मुहैया हुए सुरक्षा उपकरण। 20 दिसंबर को लग जाएगी स्कैनर प्रिस्क्रिप्शन मशीन। परिसर को सजाने का काम करेगी GMR कंपनी। प्राण प्रतिष्ठा में 2 दिन रामलला का दर्शन रहेगा प्रभावित। 23 जनवरी से सभी राम भक्त कर सकेंगे भव्य मंदिर में दर्शन और पूजन। प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के अंदर की व्यवस्था दिखेगी सुव्यवस्थित। हर रोज 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग कर सकेंगे दर्शन और पूजन। 23 जनवरी से सभी राम भक्त कर सकेंगे भव्य मंदिर में दर्शन। प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के अंदर की व्यवस्था भी दिखेगी सुव्यवस्थित। हर रोज 1.5 लाख से 2.5 लाख लोग कर सकेंगे मंदिर में दर्शन और पूजन। 4 पंक्तियों में होगी दर्शन की व्यवस्था। खबर आपको रामनगरी अयोध्या से बता दें, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य का बयान सामने आया है।
राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा का बयान आया है सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि गर्भगृह के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। मूर्तियों के निर्माण का काम भी पूरा हो गया है। सीढ़ियों पर लगाया जा चुका है संगमरमर। रामलला के मंदिर का भूतल 95% बनकर तैयार। मंदिर परकोटा के बीच में पत्थर लगाने का काम किया गया पूरा। परिसर में सुरक्षा के होंगे पर्याप्त इंतजाम। सीसीटीवी की भी हो चुकी है वायरिंग। यूपी सरकार की ओर से मुहैया हुए सुरक्षा उपकरण। 20 दिसंबर को लग जाएगी स्कैनर प्रिस्क्रिप्शन मशीन। परिसर को सजाने का काम करेगी GMR कंपनी। प्राण प्रतिष्ठा में 2 दिन रामलला का दर्शन रहेगा प्रभावित। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी कि 23 जनवरी से सभी राम भक्त भव्य मंदिर में दर्शन और पूजन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के अंदर की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित दिखेगी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह अयोध्या से जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य का बयान भी सामने आ गया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि लगभग 95% तक भूतल का कार्य पूरा हो चुका है और इसके अलावा भी तमाम जानकारी उन्होंने दी है। इसके अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी आरपी, आपकी आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ पे जो रामलला की जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी आरपी, हेलो जी आरपी, अब आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, ये बताना चाहेंगे जी, ये बताना चाहेंगे कि जो मंदिर ट्रस्ट ने पहले घोषित किया है कि 2 दिन तक यहाँ पे जो है राम मंदिर का दर्शन पूजन बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो रामलला को जो यहाँ टेंट से मंदिर में ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो जितनी चीजें हैं यहाँ का दर्शन का जो कार्य होगा बाधित होगा। तो पहले नंबर पर उसका कार्य 2 दिन तक ये बंद रहेगा। रामलला को वहां पे विस्थापित करने के लिए यहाँ का कार्यक्रम 2 दिन तक दर्शन पूजन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ की जितनी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के CCTV कैमरे हैं, जितने सबकी वायरिंग सबकी कंप्लीट कर दी गई है। जगह जगह % पूरा हो गया है और कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो तमाम तैयारियां की जा रही हैं और तेजी से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। वही जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 20 दिसंबर तक स्कैनर प्रिस्क्रिप्शन मशीन लगाई जाएगी। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? आरपी, क्या आप तक हमारी बात पहुंच रही है? और जो सुरक्षा जी, अब आपको बताना चाहेंगे यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है पूर्ण रूप से बहुत चार चौबंद कर दी गई है। जो जितने बैरियर बनाए गए, बैरियर पे जो है वहां पे सब स्कैनर लगाए गए। कोई भी जो जन सामान वहां ना पहुंचे और कैमरे भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो तमाम तैयारियां बहुत तेजी से पूरी की जा रही है। प्रशासन भी इन तैयारियों में मुस्तैद दिख रहा है। और बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की ओर से बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि मंदिर का काम लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि 23 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, वो रामलला के भव्य मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की हो रही है तैयारी। यात्रा में प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं शामिल। ये खबर सामने आ रही है कि इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। 9 जिलों से होकर गुजरेगी कांग्रेस की पद यात्रा। 20 दिसंबर से कांग्रेस शुरू करने जा रही है पद यात्रा। बता दें कि 25 दिनों का कार्यक्रम किया गया है तैयार।
कांग्रेस पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें 25 दिनों के कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। यात्रा की शुरुआत सहारनपुर में गंगोह से की जाएगी। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर पहुंचेगी कांग्रेस की पदयात्रा। बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, नैमिषारण्य भी पहुंचेगी कांग्रेस की पदयात्रा। यात्रा की शुरुआत सहारनपुर में गंगोह से की जाएगी। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर पहुंचेगी कांग्रेस की पदयात्रा। वहीं बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और नैमिषारण्य पहुंचेगी कांग्रेस की पदयात्रा। कांग्रेस जनता के बीच में मनाएगी अपना स्थापना दिवस। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की तैयारी, खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की तैयारी कर रहा है। इस यात्रा में प्रियंका गांधी के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। बता दें कि 9 जिलों से होकर कांग्रेस की पदयात्रा गुजरेगी। 20 दिसंबर से कांग्रेस शुरू करने जा रही है पदयात्रा। 25 दिनों का कार्यक्रम किया गया है तैयार। तो कांग्रेस अपने पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है। ऐसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ जुड़े हुए हैं। अरमान, देखा जाए तो कांग्रेस पदयात्रा की शुरुआत करने जा रही है और खबर ये भी सामने आ रही है कि इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? अरमान, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये जो कांग्रेस की अरमान, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, अब जी आवाज पहुंच रही है? जी अरमान, आपकी आवाज हम तक आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अवंतिका, आपको बता दें कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। ये लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक बड़ा दाव माना जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से जो राहुल गांधी की तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा निकली थी और जिसके बाद उनको जो साउथ की बेल्ट थी उसमें इस चुनाव में खासा फायदा देखने को मिला था। वही अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, उसमें ये बताया तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से ये यात्रा होकर जाएगी और साथ ही इस यात्रा में जो कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो शामिल होंगे और साथ ही प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे और कई गद्दावर नेता भी शामिल होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अब एक अच्छी लड़ाई लड़नी है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सीट निकालनी होगी। तो जिसको देखते हुए कांग्रेस ये परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। ये जो परिवर्तन यात्रा है वो 9 जिलों में अमरोहा, मुरादाबाद होते हुए नैमिषारण्य तक जाएगी। और आपको बता दें ये जो पूरा कार्यक्रम है वो 20 दिसंबर से शुरू होगा और ये पूरा, ये मान लीजिए कि ये 15 दिसंबर को नैमिषारण्य में ये खत्म हो गया यात्रा। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के और कई बड़े नेता उस स्थापना दिवस भी है, तो स्थापना दिवस भी कांग्रेस इसी जो परिवर्तन यात्रा है उसके जरिए मनाएगी लोगों के बीच। अवंतिका, बिल्कुल अरमान, देखा जाए तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जो लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों से अपने जो सबक है वो लेकर के तैयारियों में जुटा हुआ दिख रहा है और उसी कड़ी में कहीं ना कहीं इस पदयात्रा का भी आयोजन किया गया है। बहुत शुक्रिया अरमान आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और फिर सीधा रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। में गहलोत सरकार के
जितने भी स्कैम्स, करप्शन उजागर हुए हैं, आपने देखा होगा दोनों सरकारों को किस तरीके से सरकार ने नकारा है। जैसे कांग्रेस ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने में जो आया है, 500 करोड़ रुपए का सीमेंट घोटाला, 5000 करोड़ रुपए का चावल घोटाला, 1300 करोड़ रुपया का घोटान घोटाला, 700 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला, इस तरह के जितने घोटाले हैं अगर हम नाम लेंगे तो इतना समय लग जाएगा कि घोटालों का नाम लेने में इतना समय लग जाएगा कि बाकी बात हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कांग्रेस का जितना भी जो उन्होंने करप्शन का दुकानें खोल के रखा हुआ है, सारा कांग्रेस का करप्शन की दुकान बंद होना चाहिए और उसके लिए सख्ती से कार्रवाई किया जा रहा है। अब आपको मैं 2014 से पहले का एक बात बताता हूं। हम लोग ऑपोजिशन में थे, हम ऑपोजिशन एमपीज थे। न्यूज़पेपर में हर एक दिन कांग्रेस सरकार के घोटाले आप लोग ने देखा होगा। न्यूज़पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में कितना घोटाले दिन भर दिन उजागर होते रहते थे, लोग थक जाते थे। मोदी सरकार के 9 साल पार होकर के 10 साल होने वाले हैं। किसी मंत्री का ऑफिस में कोई घोटाला आपने सुना है, देखा है? आज के जमाने में ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, मोबाइल का दुनिया है, टेक्नोलॉजी का दुनिया है। आज कोई भी गलत काम करेगा, गलत बात बोलेगा, तुरंत उसका रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसा डिजिटल युग में भी मोदी सरकार का कोई भी मंत्री या मंत्रालय में एक भी करप्शन सामने में नहीं आने का कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इतना साफ और इतना सख्ती से करप्शन के खिलाफ काम करते हैं कि भारत सरकार में कोई सोच भी नहीं सकता है कि करप्शन का कोई काम करेगा। तो इतना क्लीन गवर्नमेंट जो आज देश को मिला है, इसलिए एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि राज्यों में लोग मोदी जी को भरोसा कर रहे हैं, उसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। एक दो मैं आपको और बताऊंगा। इंडिया अलायंस के और एक दो जो घोटाले सामने में आए हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के यहां 42 करोड़ केस बरामद हुए हैं। चेन्नई में आयकर विभाग की छापामारी में 142 करोड़ रुपया का जब्त हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद का करप्शन के बाद उनके सारे जो खानदान है उनका भी अभी जो जमानत बैठे हैं, सबके सब करप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता जी के सरकार में भ्रष्टाचार से लिप्त जितने मंत्री हैं आपने देखा होगा, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक, जीवन कृष्ण साहा और माणिक भट्टाचार्य वर्तमान में जेल में हैं। तमिलनाडु के बिजली मंत्री और डीएमके के बड़े नेता है सेंथिल बालाजी को भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाया है। अरविंद केजरीवाल के जितने जो कट्टर भ्रष्टाचारी मंत्री लोग, सांसद जेल में हैं। आप लोग ने देखा है, उसका कोई कोर्ट में संज्ञान नहीं ले रहा है उनका बेल का। और साथ साथ में झारखंड में छापेमारी में अधिकारी के द्वारा 20 करोड़ केस बरामद हुए हैं। मनरेगा में 500 करोड़ का घोटाला, अवैध खनन में 1500 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाले में 3000 करोड़, शराब घोटाले में 1500 करोड़ घोटाले। इस तरह के मैं जैसे कहा कि पूरा जो लिस्ट को मैं गिनती करूंगा तो आप भी परेशान हो जाओगे। आप यहां से पार्लियामेंट या अपना ऑफिस नहीं पहुंच पाओगे, इतना लंबा करप्शन का लिस्ट है। इसलिए आज मैं अपने साथियों के साथ में आपके बीच में ये मुद्दा को लेके इसलिए आया है कि अभी करप्शन का मुद्दा फिर से उजागर लगातार दिन भर दिन होते जा रहा है और कांग्रेस और उनके साथियों के साथ में जुड़े हुए जितने भी उनके
भ्रष्टाचारी जितने भी लोग हैं आज उजागर और भी हो रहे हैं, उसका खिलाफ कार्रवाई रुकने वाला नहीं है। ये मोदी की गारंटी है, लोगों को सेवा करने का गारंटी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का गारंटी। तो यहाँ आप सुन पा रहे थे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को, जिन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आगे रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर भातखंडे विश्वविद्यालय मनाएगा 13वां दीक्षांत समारोह। भातखंडे विश्वविद्यालय मनाएगा 13वां दीक्षांत समारोह। 18 दिसंबर को होगा भातखंडे का दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह में 110 स्टूडेंट को मिलेगी उपाधि। दीक्षांत समारोह में 45 छात्रों को मिलेंगे गोल्ड मेडल। 18 दिसंबर को होगा भातखंडे का दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह में 110 स्टूडेंट को मिलेगी उपाधि। दीक्षांत समारोह में 45 छात्रों को मिलेंगे गोल्ड मेडल। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में समारोह की तैयारियां की गई शुरू। भातखंडे विश्वविद्यालय मनाएगा अपना 13वां दीक्षांत समारोह। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां 18 दिसंबर को भातखंडे का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाना है। इस दीक्षांत समारोह में करीब 110 स्टूडेंट को उपाधि दी जाएगी। दीक्षांत समारोह में 45 छात्रों को मिलेंगे गोल्ड मेडल। 18 दिसंबर को भातखंडे का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह में 110 स्टूडेंट को उपाधि दी जाएगी। दीक्षांत समारोह में 45 छात्रों को मिलेंगे गोल्ड मेडल। वहीं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय में समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि भातखंडे विश्वविद्यालय अपना 13वां दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। 18 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।